जैसा कि आप सभी को पता है, हम विजन की अगस्त मंथ की मंथली मैगजीन के साथ डील कर रहे हैं। इसमें अब तक हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें टॉपिक है उसमें लिखा गया है कि इंडियाज अपडेटेड एनडीसीज। इंडिया ने अपने एनडीसीज को अपडेट कर लिया है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनडीसीज क्या है। एनडीसीज की फुल फॉर्म होती है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, कहाँ से आए हैं, इनका मतलब क्या है, यदि हम देखना चाहें तो जैसा कि आपको पता है 1992 के अंदर रियो दी जेनेरियो के अंदर एक अर्थ समिट हुई थी। वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वहाँ से कन्वेंशंस निकलते हैं। उसमें से एक कन्वेंशन होता है यूएनएफ ट्रिपल सी। उसके अलावा जो कन्वेंशंस होते हैं उसमें एक यूएन सीबीडी होता है, एक यूएन सीसीडी होता है। आज हमारा ध्यान है पूरी तरह से जिस पे हम फोकस करेंगे वो है यूएनएफ ट्रिपल सी। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं। तो उसके रिगार्डिंग 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब हुई थी ग्लासगो के अंदर, तो वहाँ पे ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जितनी भी कंट्रीज ने अपने जो एनडीसी दिए हुए हैं उनको अपने एनडीसीज को अपडेट करना चाहिए और 2022 तक अपने नए टारगेट्स जो है ना वो बताने चाहिए कि 2030 तक के उनके टारगेट्स क्या होंगे, काइंड ऑफ। तो उसी कंटेक्स्ट में इंडिया ने भी अपने जो एनडीसीज हैं उनको अपडेट किया है। तो उसको हम देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन इंडिया ने अपने एनडीसीज में किया है। तो यहाँ पे पहले एनडीसीज के रिगार्डिंग आप देख सकते हो, पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई थी, जिसे पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, 2015 में काफ़ी लैंडमार्क है ये, एक अपने आप में वाटरशेड मोमेंट है एनवायरमेंटल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे उसके अंदर कुल मिला के डिसाइड किया गया था कि जो 21 सेंचुरी है, मैं बोल दूँ 2100, इसके अंदर जो है टेम्परेचर है उसको कैसे भी करके प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर जो टेम्परेचर हुआ करता था उससे 1 डिग्री एक्सीड के साथ ही रखना है, या ज़्यादा हो तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स सिंपल सिंपल साइज को इस तरह से समझो कि 16, 17, 18 सेंचुरी के अंदर यदि मैं बोलूँ प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर जो टेम्परेचर हुआ करता था, आज जो टेम्परेचर है उससे काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बताते हैं 1 डिग्री के अराउंड बढ़ चुका है, और बोला जा रहा है कि इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही रखना है 2100 तक। इतना ही बढ़ना चाहिए, इससे नहीं ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और ज़्यादा यदि एक्सट्रीम सिचुएशन चली जाती है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो 1 तो पहले ही बढ़ चुका है, विंडो काफ़ी शॉर्ट रह गई है। उसी के रिगार्डिंग कमिटमेंट्स चल रही हैं कि किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। तो हर कोई कंट्री जो है अपने एनडीसी प्रोवाइड करती है ये पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो उसी में से एनडीसी इंडिया के द्वारा भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब उनको अपडेट इंडिया कर रहा है टारगेट्स को, और ये हर 5 साल में ये एनडीसी जो है वो सबमिट किए जाते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी के जो सेक्रेटरीट है उसके वहाँ पे। तो यही था इसके रिगार्डिंग। तो हम देख लेते हैं कि इंडिया ने किस तरह से प्रिपेयर किया है इनको, जो अपने एनडीसीज को अपडेट करते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखा है। तो देखो, इन्होंने जो प्रिपेयर किए हैं वो केयरफुली कंसिडर करते हुए कि हमारे देश की मतलब वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए। और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे CBDRRC। CBDRRC क्या होता है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो मतलब सबकी कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्रिंसिपल, तो ये सबको टेम्परेचर को इससे कम रखना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, हर किसी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना वो डिफ्रेंशिएटेड होगी। दिस इज जो इस कीवर्ड का मतलब है, CBDRRC का मतलब जो है वो ये निकल के आता है। अब इंडिया ने अपने जो एनडीसी दिए थे 2015 के अंदर सबमिट किए थे एनडीसीज को, उसमें काफ़ी सारे हमारे गोल्स थे और 8 गोल्स थे जिसके ऊपर हमने फोकस किया था। और उसमें क्या थी बातें कि हम जो है रिडक्शन करेंगे एमिशन की इंटेंसिटी का, ठीक है। तो रिडक्शन करेंगे एमिशन के अंदर। दूसरा हमारा जो टारगेट था वो था इंक्रीज करेंगे नॉन फॉसिल जो फ्यूल से हम जो इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे एडिशनल। ये सभी इसमें मेजरली थे जो हमारे एनडीसीज थे उसमें। अब अपडेटेड जो एनडीसीज हैं उसको भी हम आगे देख लेंगे, पूरी लिस्ट बताई गई है कि किस तरह से अपडेटेड किया गया है एनडीसीज को, और पहले क्या थे एनडीसीज और अब क्या टारगेट रहने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी थीम क्या है। तो इसमें इंडिया 2021 से 2030 के बीच में कैसे काम करने वाला है उसके रिगार्डिंग बात चल रही है। तो 3 क्वान्टिटेटिव टारगेट्स जो थे 2015 के एनडीसीज के, उनके अंदर कुछ अपडेशन किया गया और उनसे 2 में क्वांटिटेटिव की बात की जाए तो, और कुछ क्वालिटेटिव भी आएंगे, इनको हम कॉम्प्रिहेंसिवली अभी आगे देख लेंगे।
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज अपडेटेड एनडीसीज। जब इंडिया अपने एनडीसीज को अपडेट कर रहा है तो उसका क्या महत्व हो सकता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया को अपने आप को 2070 तक नेट जीरो बनाना है, ठीक है। तो इसकी तरफ ये एक अच्छी स्टेप हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा एक अचीवमेंट हो सकता है इसके थ्रू जो हम अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। लाइक बताया गया है पंचमृता, जो हमने कंसेप्ट रखा था पंचमृत का 2000 लाइक COP26 के अंदर, उससे भी काफ़ी हद तक हमको फ़ायदा मिलेगा उसको अचीव करने के अंदर भी। इसके अलावा ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और मतलब इंडिया का जो इंडिया की पोजीशन है वो अच्छी होगी, और जो ग्लोबल रेस्पॉन्स है वो भी इंडिया से इंस्पायर्ड होगा एक तरह से। और इंडिया को ये हेल्प करेगा इमिशन ग्रोथ पाथवेज के अंदर, ठीक है। लो इमिशन ग्रोथ जो पाथवेज है उसके अंदर इंडिया को ये हेल्प करेगा और डीकपल करेगा इंडिया की इकोनॉमी को ग्रीन हाउस गैस इमिशन से, और इनेबल करेगा ओवरऑल जो ग्रीन जॉब्स वगैरह होती है ना इन फील्ड्स के अंदर, उन सभी को के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। ये सब यहाँ पे बताया गया है। हम अब देख लेते हैं बेसिकली इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो क्या थे पहले और अब कितने हो गए हैं और क्या हो गए हैं अपडेट होने के बाद। प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं। तो 2030 तक के टारगेट्स हैं जो ये एनडीसीज हैं वो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक इन्होंने बताया, जो मतलब एनडीसी बताया, इन्होंने बताया रिडक्शन द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी, अपनी जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को कम में रिडक्शन करना है। तो 2015 में जो हमने टारगेट रखा था वो ये रखा था कि 2005 की लेवल की तुलना में 2030 तक हम जो एमिशन की इंटेंसिटी है उसको 33 से 35% तक कम कर लेंगे। लेकिन अब इसको अपडेट करके बोल दिया गया है कि 2030 तक हम 45% कम कर लेंगे जो 2005 में हमारी जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी थी उसकी तुलना में। तो हमने अपने टारगेट्स को एनहेंस कर दिया है, हमने अपने टारगेट को बढ़ा दिया है। और आपको बता दें कि अब तक लगभग 2005 की लेवल का रिडक्शन हो चुका है 28%, ठीक है। तो अब तक की इतनी प्रोग्रेस अचीव हो चुकी है, तो 45% का हमारा टारगेट है, तो फीजिबल अब नज़र आ रहा है अब तक की प्रोग्रेस को देखते हुए। सेकेंड नंबर पे जो एनडीसी है उसमें क्या हुआ है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर इंस्टॉलेशन होता है उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो कंट्रीब्यूशन है कितना रहेगा उसके रिगार्डिंग जो बात चल रही है। तो बताते हैं कि हमने पहले 40% का टारगेट रखा था 2030 तक, हमारी 40% जो एनर्जी है वो नॉन एक तरह से फॉसिल फ्यूल से आएगी। अभी उस टारगेट को हमने 50% कर दिया है। अब तक हम 41 पॉइंट इंस्टॉलेशन की बात है यहाँ पे ना, पूरा देखो आप इसको, क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो यहाँ पे पहले 40% इंस्टॉलेशन का टारगेट है ना, प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन से कम होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अबाउट 50% जो है अब हमारा टारगेट हमने नया रख दिया है इंस्टॉलेशन का। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि अब तक इंडिया की जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो कितनी है। क्या वो 400 गीगावाट है, क्या वो 500 गीगावाट है, काइंड ऑफ कितनी है ये आप बता सकते हो, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। तो अब तक हम 41.5% अचीव कर चुके हैं जून 2022 तक, तो काफ़ी ये भी फीजिबल नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह ये सब चलते हैं, इनकी जो इफ़िशियंसी होती है, मैं बोलूँ है ना, इंस्टॉलेशन के बाद इनकी जो इफ़िशियंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स के, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक रन कर सकते हैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली और लगातार एनर्जी को उसमें इन्वॉल्व करते हुए। वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होती है। तो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब वो पूरे अपने ऑप्टिमिस्टिक वे में चलेंगे तब कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो वो पूरा तो हो नहीं पाता है, तो उसकी इफिशियंसी काफ़ी कम निकल के आती है। इस चीज़ को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। तो ये क्वांटिटेटिव हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सभी क्वांटिटेटिव जो हमने एनडीसीसी दिए हैं उनके अंदर कितना हम परिवर्तन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात चल रही है यहाँ पे। आगे बताया गया है क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक। तो जो हमने कार्बन सिंक की बात की थी, कार्बन सिंक कैसे होता है, जैसे आप बहुत सारे आप काफ़ी सारे जैसे पेड़ लगा रहे हो तो उससे जो कार्बन है एटमॉस्फेयर के अंदर उसका वो एक तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसे कार्बन सिंक बोलते हैं। तो पहले हमारा जो टारगेट था उतना ही टारगेट अभी भी हमने रखा है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ द CO2 इक्विवेलेंट। इतना हमको क्या करना है, इसको पूरी तरह से सिंक करना है, कार्बन सिंक के टारगेट ये हैं। अब हम देखते हैं उसके अलावा कुछ और जो हैं, ये तो सब क्वांटिटेटिव थे। अब क्वालिटेटिव देखते हैं टारगेट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या हम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो क्वालिटेटिव में तो यही है कि पुट फॉर्थ एंड फर्दर प्रोपेगेट हेल्दी एंड सस्टेनेबल जो लाइफ होती है उसको आगे लेके जाना है। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट जो है 2022 के अंदर लाया गया है वो है लाइफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से बदलना है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट को एक्सप्लोइटेशन ना करें, हम को एग्जिस्टेंस के साथ चलें और इन्वायरमेंट को भी फ्लरिश करवाएं और खुद भी फ्लरिश हों। इस तरीके की कुछ बातें हैं। उसके अलावा जितने भी क्वालिटेटिव टारगेट्स हैं वो हमने पहले के जैसे ही रखे हैं, जिसमें एक तो टारगेट है अडॉप्ट ए क्लाइमेट फ्रेंडली एंड ए क्लीनर पाथ
दूसरा जो टारगेट है बेटर अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, फिर है मोबिलाइज डोमेस्टिक एंड न्यू एडिशनल फंड्स, ठीक है, और फिर है बिल्ड कैपेसिटीज क्रिएट डोमेस्टिक फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर। तो ये सभी जो है क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क जो है एनडीसीज के, वो एनडीसी जो क्वालिटेटिव हैं 3, ये बिल्कुल सिमिलर हैं। एक के अंदर हमने थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट और इन्वॉल्व किया है, और जो क्वांटिटेटिव है उनमें परिवर्तन मैंने आपको बता दिया है, जिसमें से एक क्वांटिटेटिव जो है उसको सेम ही रखा गया है। तो ये हमारे द्वारा किए गए एनडीसीज, अपडेटेड एनडीसीज है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा चैलेंजेस क्या हैं न्यू कमिटमेंट्स के सामने। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, लाइक कोल डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है अभी भी हमारी, और डीकमीशन किया नहीं जा रहा है प्लांट्स को उस रफ्तार से जिस रफ्तार से किया जाना चाहिए। तो कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर, तो ये अपने आप में चैलेंज है। उसके अलावा और क्या चैलेंज है, कंस्ट्रेंट्स इन द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसमें ग्रिड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, तो ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स का और कंपोनेंट्स का हमको करना होता है। तो ये ग्रीन एनर्जी के साथ, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ये सारी हिंड्रेंस हमको आ रहे हैं। फिर डायल्यूशन ऑफ द पंचामृता जो कमिटमेंट्स थी हमारी, पंचामृता जो हमारी कमिटमेंट्स थी उसमें भी कुछ डायल्यूशन हुआ है, काइंड ऑफ, है ना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ग्लासगो के अंदर कुल मिला के प्रॉमिस किए गए थे कि भाई हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को जनरेट करेंगे, ठीक है, और इमिशन ऑफ एट लीस्ट 1 बिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे डायल्यूशन हुआ है पंचामृता कमिटमेंट्स का, है ना। फिर बाद में फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो तो हैं ही, और लैक ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक मिटिगेशन ऑब्लिगेशन और एक्शन। तो ये सभी चीज़ें जो हैं चैलेंज है एक तरह से हमारे सामने, है ना। और वे फॉरवर्ड की यदि बात की जाए तो वो भी हम कर लेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट एट COP26 समिट एट ग्लासगो। तो जो पंचामृता है उसमें क्या क्या कमिटमेंट्स हमने की थी COP26 के अंदर, जो ग्लासगो के अंदर समिट हुई थी उसमें। तो पहली बात तो हमने कमिटमेंट की थी कार्बन इंटेंसिटी जो है वो हमारी इकोनॉमी की हम 45% से कम कर देंगे 2030 में। उसके बाद दूसरी कमिटमेंट थी हमारी रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्ट कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टिल 2030, मीट 50% ऑफ दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट की हमने बात की थी, और इनकी द नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030, ये हमने बात की थी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम इतनी कर देंगे। अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाई 2070। तो ये सारे जो हैं हमारे टारगेट्स कुल मिला के थे। तो ये सभी हमारी कमिटमेंट्स थी ग्लासगो में COP26 के टाइम पे। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो देखो करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ज़रा इफेक्टिवली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एनडीसीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके लिए हम कुछ नए और एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डिमांड कर सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके थ्रू UNFCCC का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंदर, ठीक है, उसके प्रोविजन के अंदर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर सकते हैं कि भाई आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए डेवलप्ड कंट्रीज से, हम ऐसा बोल सकते हैं। और एडिशनल जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके प्रोविजंस की हम बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ग्रेजुअली हम फेज आउट कर सकते हैं कॉल को, ठीक है, और ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हम कर सकते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं फॉर द नेट जीरो गोल्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, और इस तरह से हम काफ़ी हद तक अपनी जो इकोनॉमी है, हमारी जो कमिटमेंट्स हैं डिसीज हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब एफर्ट्स क्या क्या अब तक किए गए हैं उसकी यदि हम बात करें टारगेट्स को मीट करने के लिए, तो काफ़ी सारे एफर्ट्स किए गए, लाइक टैक्स कंसेशन एंड इंसेंटिव सच एज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन मैन्युफैक्चरिंग एंड अडोप्शन रिन्यूएबल एनर्जी। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो आपको पता है कि चल रही है हमारे यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के हिसाब से आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। आगे जो एफर्ट्स किए गए उनकी बात करें तो नेट जीरो टारगेट 2030 तक रेलवे का रहने वाला है कि रेलवे जो है कुल मिला के अपना जो रिड्यूस कर देगा एमिशन को, और नेट जीरो टारगेट बाई 2030 बाई इंडियन रेलवे एस्टिमेटेड टू रिड्यूस इमिशन बाई 60 मिलियन टन्स एनुअली। तो काफ़ी बड़ा स्टेप रहेगा ये भी। इसके अलावा उजाला जो स्कीम है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल स्कीम इज रिड्यूसिंग इमिशन 40 मिलियन टन एनुअली, कम कर रही है। इसके अलावा नेशनल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल विजन फॉर ए ग्रीन इंडिया है, और पॉलिसीज फॉर स्केलिंग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत सारी चल रही हैं, और अदर स्कीम्स भी चल रही हैं। तो ये सभी एफर्ट्स हैं हमारे इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसी के साथ जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो पूरा होता है, जिसमें कि इंडिया के अपडेटेड जो एनडीसीज हैं उनकी रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। अब एनवायरनमेंट का सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्ट के बनाने के लिए, मतलब एक बिल आया है कुल मिला के, एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022, ठीक है, इसे अमेंडमेंट बिल बोलेंगे क्योंकि एक्ट पहले से आ रखा है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 जो है वो रिसेंटली पास किया गया है लोकसभा के द्वारा। तो ये क्या बिल है देख लेते हैं, इस बिल के रिगार्डिंग क्या बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का, जो कि क्या देता है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। किस चीज़ के लिए, एम्बार्क अपॉन द एनर्जी इफिशिएंसी ड्राइव इन द कंट्री।
तो ये काम ये करता है, ऑलरेडी हमारे पास एक्ट है। ठीक है, तो 2000 का एक्ट जो इनेक्ट किया गया था, किस लिए इनेक्ट किया गया था कि भाई प्रोवाइड डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग ऑफ द अप्लायंसेज एंड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स वगैरह सब चीज़ें हों, इसके लिए इसको लाया गया था इस एक्ट को। ठीक है, और इसमें एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी किया गया था जो काफ़ी फेमस है, आपको पता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी एंड एस्टेब्लिश ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फंड को भी एस्टेब्लिश किया गया। तो ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इसका इस तरह से बनाया गया, इसके जो पर्पज़ रहे लाने के वो भी हमने देख लिए हैं। अभी करंटली इसके अंदर कुल मिला के अमेंडमेंट की बात चल रही है, लेकिन पहले भी इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि करंटली एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो 2010 में भी अमेंड किया गया था, तो गवर्न द डोमेन इन इंडिया, इंडिया में डोमेन को ये गवर्न करता है, ये यहाँ पे बात की गई है। 2022 का बिल क्या बोल रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो 2022 का बिल बोल रहा है कि आपको रिड्यूस करना है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कंजम्पशन को, पहली बात तो इसमें बताया गया है, ताकि कार्बन का एमिशन कम हो सके। अब मेजर जो प्रोविजंस है बिल के वो हम देख लेंगे नए बिल के अंदर, उससे पहले हम देख लेते हैं मेजर प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010। तो 2010 के अंदर जब अमेंडमेंट किया गया था उसके अंदर मेजर प्रोविजंस क्या थे, इनकी यदि हम बात करें तो इसमें बोला है कि पहले तो एस्टेब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर ट्रेडिंग ऑफ द एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, तो यदि कोई एनर्जी सेव कर रहा है तो फिर वो सर्टिफिकेट्स उसको मिलेंगे या फिर उस सर्टिफिकेट्स को ट्रेड कर सकता है, काइंड ऑफ इस तरीके के अरेंजमेंट 2010 के अमेंडमेंट में किए गए थे। और क्या इसमें प्रोविजंस थे, इसमें एक्सपेंड किया गया था स्कोप को एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म्स फॉर बिल्डिंग। ठीक है, और इसी के साथ साथ में यहाँ पे टाइटनिंग की गई थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एनर्जी इफिशियंसी नॉर्म्स फॉर अप्लायंस एंड इक्विपमेंट्स, पेनल्टीज वगैरह बढ़ा दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइडेड फॉर अपील टू बी हेयर्ड बाई इलेक्ट्रिक अपलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था। ठीक है, और ये किस एक्ट के प्रोविजन के अंदर बना था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अलग है, इसके प्रोविजन के अंदर ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। और साथ ही साथ में काफ़ी पावर दी गई थी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी को, किस चीज़ के लिए, टू अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज इंस्टेड ऑफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में। और है जो आपका BEE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, वो खुद ही पावर रखता है ऑफिसर्स को और एम्प्लॉय को अपॉइंट करने की, इसके प्रोविजन भी इसमें किए गए थे 2010 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पे। अब हम देख लेते हैं 2000 जो अब रिसेंटली हमारा जो अमेंडमेंट बिल है वो के कौन कौन से प्रोविजंस रखता है स्पेसिफिकली। तो पहला है मैंडेटिंग यूज ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल्स ऑफ एनर्जी। तो हमने पहले भी देख लिया था कि भाई स्पेसिफिकली नॉन फॉसिल जो फ्यूल्स है उनको यूटिलाइज करने की यहाँ पे बात की गई है, ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक मैंडेटरी करने की बात की जा रही है कि काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे माइनिंग की हो गई, स्टील की हो गई, सीमेंट की हो गई, टेक्सटाइल की हो गई, केमिकल्स की हो गई, पेट्रोकेमिकल्स की हो गई, इन सभी के अंदर है ना, एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेलवे वगैरह, कमर्शियल बिल्डिंग, इन सभी के अंदर तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स को काफ़ी हद तक यूटिलाइज किया जाए, इन सभी चीज़ों की बात चल रही है, उनका कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ में फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कार्बन मार्केट्स को एस्टेब्लिश करने की बात भी की गई है, ताकि ट्रेडिंग वगैरह अच्छे से हो सके। स्पेसिफाई ए कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन इमिशंस, तो वो क्रेडिट जो मिलेगा उसको ट्रेड किया जा सके, काइंड ऑफ इस तरीके की भी इस बिल में प्रोविजन है। उसके अलावा इस बिल में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की बात की गई है जो टर्म है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स की टर्म्स को एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड्स के थ्रू, तो ये भी यहाँ पे बात की गई है। उसके अलावा इंक्लूजन ऑफ द लार्ज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इन एनर्जी कंजर्वेशन रिजीम के अंदर, इसको भी इंक्लूड करना है। तो लार्ज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है उसकी भी यहाँ पे बात की गई है। व्हीकल्स एंड वेसल्स के लिए स्टैंडर्ड कोड्स होने चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए इन पेनल्टी के प्रोविजंस के अंदर, रेगुलेटरी पावर्स ऑफ द SERCs होने चाहिए, एंड एक्सपेंशन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ BEE ये भी होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर टू लेवाई फी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डेजिग्नेटेड एजेंसी। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लेवी करने का, फी लगाने का प्रोविज़न इसमें किया गया है। तो ये सभी इसमें नई चीज़ें कुछ ऐड की गई हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है बिल का, ये सस्टेनेबल हैबिटेट को प्रमोट करेगा, पंचतंत्र वाले हमारे जो गोल हैं उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा, कार्बन ट्रेडिंग का मार्केट बनेगा तो उससे भी हेल्प होगी, और फास्टर डिकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को इंश्योर करेगा, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा कुल मिला के। तो ये सभी यहाँ पे रह सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स क्या हैं बिल के रिगार्डिंग, तो उसमें बताया हो कि स्पेशली सोलर और विंड जो होता है इसको सेशनली होते हैं ना ये सभी चीज़ें, तो ऑफ रिन्यूएबल्स तो सेशनल होती है एनर्जी कुल मिला के। तो ये एक प्रोविजन है कि इसको तो मतलब ऑल टाइम अवेलेबिलिटी इसकी इंश्योर कैसे की जाए। पीक टाइम ऑफ जनरेशन माइट नॉट मीट द पीक टाइम ऑफ द डिमांड इन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज की डिमांड पीक होंगी तब पीक टाइम जनरेशन नहीं हो पाएगा रिन्यूएबल एनर्जी का, यही प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट हैविंग इनफ अफोर्डेबल स्टोरेज टेक्नोलॉजी भाई नहीं है, लेस R&D इन फ्यूल लाइक ग्रीन हाइड्रोजन ETC, तो ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। और प्रोविजंस क्या है इस बिल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड बनाया जाए, प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ द रिसेप्टिव नेम एंड द रिजेंबल्स
रिजेंबल्स द नेम ऑफ ब्यूरो और डेजिग्नेटेड एजेंसी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बजट वगैरह सभी बात की गई है। कंक्लूजन के लिए हम फाइनली बात कर लेते हैं। तो नीड फॉर एनर्जी इनएविटेबल विद द चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप। तो एनर्जी की नीड जो है वो तो बिल्कुल है ही, इसमें तो कोई दोहराए की बात ही नहीं है। आगे बताया गया है कि राइट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा और पॉलिसी को उसी तरह से बनाया जाएगा। तो कुल मिला के ये बिल सक्सेसफुल, इसके बिल की प्रोविज़न जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं और ऐसा इन्वायरमेंट मिल सकता है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट बन सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के और जो इम्पैक्ट्स हैं इस बिल के वो ग्राउंड पे आ सकते हैं, ग्राउंड पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी सारी बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसमें बता रखा है टैरिफ्स के रिगार्डिंग, है ना, तो इसको आप देख लेना। रिव्यू ऑफ द पावर टैरिफ पॉलिसी। तो पावर टैरिफ पॉलिसी के जो रिव्यू हैं उसके रिगार्डिंग बात यहाँ पे कर रखी है। तो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एनर्जी ने अभी रिकमेंडेशन दी है यूनिफॉर्मिटी लाई जाए पूरी कंट्री के अंदर पावर जो टैरिफ्स है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, 7 शेड्यूल के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है वो एक तरह से बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए गवर्निंग लेजिस्लेशन है एक तरह से, है ना, जो गवर्न करता है पूरी तरह से। तो इसका जो अंडर सेक्शन 3 है इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, वो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड लास्ट टैरिफ पॉलिसी इन 2016। ठीक है, एंड तो मतलब सेक्शन 3 के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लास्ट टैरिफ पॉलिसी है 2016 के अंदर नोटिफाइड की है। इसमें 4 ईज की बात की गई है। अब बताया गया है कि मेजर रिकमेंडेशंस दी गई है, इसमें यूनिफॉर्मिटी की बात की गई कि जो टैरिफे हों वो ऑल कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म हों। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या देखे गए हैं यहाँ पे, पार्लियामेंट्री जो पैनल ऑन एनर्जी है उन्होंने रिकमेंडेशन जो दी है उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या देखे गए हैं उनसे पहले और बाद में रिकमेंडेशंस क्या रही है। तो पहली तो हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेरी टैरिफ स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे, जो कि स्टेट्स बाय स्टेट बदलती रहती है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे पुअर इफिशियंसी, अंडर यूटिलाइजेशन और एग्रीगेटेड जो टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पुअर इफिशियंसी, अंडर यूटिलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर काइंड ऑफ, है ना। इसके मतलब सॉल्यूशन दिए गए हैं, रिकमेंडेशन दी गई हैं कि पहले तो रैशनल किया जाए, जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको रैशनल किया जाए, रैशनलाइज किया जाए उसको पूरा, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज में लिया जाए और सारे प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए हैं जो आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं 3rd नंबर के टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला है इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो 10% का टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है काफ़ी पहले टाइम से, और अब हम 20% ब्लेंडिंग की तरफ जाएंगे, उसको 2025 तक कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो प्रोग्राम्स हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से चल रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं। और यदि हम अल्टरनेटिव देखें तो एथेनॉल एज ए क्लीन फ्यूल, तो उसमें एक मेथेनॉल हो सकता है, उसके अलावा ब्यूटानॉल हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो मेथेनॉल के बारे में थोड़ा देखें तो 15% मेथेनॉल यदि हम मिलाते हैं, ठीक है, गैसोलीन के अंदर, तो इससे 15% रिडक्शन हो सकता है हमारा इंपोर्ट बिल के अंदर जो गैसोलीन या क्रूड ऑयल का होता है। और साथ में बताते हैं कि इससे 20% तक GHG का एमिशन कम हो सकता है। ठीक है, NOx SOx वगैरह इन सभी के अंदर कमी आ सकती है। उसी तरह से फिर ब्यूटानॉल के बारे में बताया है, तो ये बताते हैं ब्यूटानॉल के बारे में, मोर एनर्जी देन एथेनॉल इसमें होती है, इजियर टू हैंडल होता है और मोर ऑफ इट कैन बी ब्लेंडेड, है ना, मोर ऑफ इट कैन बी ब्लेंडेड। और बाद में इसके बारे में और बता रखा है। फिर हाइड्रोजन के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है। तो ये सभी अल्टरनेटिव हो सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़े हम एथेनॉल के जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स हैं इंडिया के अंदर। तो एथेनॉल होता क्या है, ये एक बायोफ्यूल है। कैसे बनता है, ये फर्मेंटेशन करवाना होता है शुगर का, है ना, जो कि शुगर केन से या अदर ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं लाइक फूड से, केन से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें बता रखा है कि हमारा टारगेट जो था, ये हमने स्टार्ट किया था 2003 के अंदर प्रोग्राम, 5% ब्लेंड करना था हमको इसमें, और पेट्रोल इन 9 स्टेट्स एंड फॉर यूटीज़ के अंदर इसको स्टार्टिंग में लाया गया था। बाद में हमारी नेशनल बायोफ्यूल जो पॉलिसी है 2018 की, उसने एनविसाज किया था एक तरह से 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को 2030 तक, जिसको टारगेट को हमने अपडेट करते हुए 2025 अब कर दिया है। तो 2018 में सेंटर ने लॉन्च किया था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना को, लॉन्च की थी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना का नाम था प्रधानमंत्री जीवन। इसका मतलब क्या था, जैव ईंधन, ठीक है, अनुकूल फसल अवशेष निवारण। तो जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना स्टार्ट की गई थी। और डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ द फ्यूल ग्रेड एथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज इन द कंट्री। तो ये भी हमने देख लिया है। अब चैलेंज देखते हैं हमारे सामने एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग चैलेंज क्या है। तो आपको पता है कि हम एथेनॉल के अंदर से हो सकती है, उसके रीजन है कि शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है
उसको यदि हम ग्रो कर रहे हैं देन फिर उसको हम यूज में ले रहे हैं तो उससे काफ़ी हद तक ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। कंपेटिबल है या नहीं है व्हीकल्स, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि 10% मिक्सिंग के अकॉर्डिंग व्हीकल्स कंपेटिबिलिटी की भी प्रॉब्लम थोड़ी रहती है, और आगे जब हम 20% कर देंगे तो क्या व्हीकल्स कंपेटिबल रहेंगे, वैसे कंपेटिबल व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे काइंड ऑफ, ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे फेस होती है। एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं क्योंकि करंटली एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं वो रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह की प्रॉब्लम भी रहती है। और कार्बन जो इमिशन के टारगेट्स है उसको मीट करने में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि प्रोड्यूसिंग एंड बर्निंग इथेनॉल रिजल्ट इन CO2 इमिशन होता है, काफ़ी इसमें CO2 निकलता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। अदर इश्यूज़ में होता है वेदर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, लाइक जैसे हमारे यहाँ पे फ्लड्स आ जाती हैं, ड्रॉट आ जाते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह कम होता है, तो फीड स्टॉक को मतलब प्रोवाइड करवा पाना, फिर इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करना फूड से काइंड ऑफ काफ़ी टफ हो जाता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ इथेनॉल भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है। अब ये सभी हमारे सामने चैलेंज है। अब थोड़ा काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसको देख लेते हैं। बायोफ्यूल्स जो होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं वो क्या हैं, तो इसमें एडिबल बायोमास आता है, लाइक आपका शुगर बीट हो गया, शुगर केन, व्हीट, कॉर्न वगैरह, इन सबसे हम बनाएंगे जब फ्यूल को, तो फर्स्ट जनरेशन बोला जाएगा। सेकंड जनरेशन के अंदर हम वुड से, स्ट्रॉ से, ग्रास से और वैसे जो नॉन एडिबल बायोमास है उससे जनरेट करेंगे, तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स माने जाएंगे। थर्ड जनरेशन के अंदर हम एल्गल जो बायोमास होता है, लाइक मैक्रो एल्गी होती है, माइक्रो एल्गी होती है, उसको यूटिलाइज करते हैं। फोर्थ जनरेशन जो है ये ब्रेक थ्रू है एक तरीके का, इसमें हम क्या करते हैं, गैसिफिकेशन करते हैं, इंजीनियर जो एल्गी होती है उसको यूटिलाइज करते हैं, और ये सभी चीज़ें यहाँ पे होती है, तो ये फोर्थ जनरेशनल है एक तरह से हम बोल सकते हैं, फोर्थ जनरेशन है ना। तो इस तरह से अब इसके वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टू शुगर केन हमको देखना होगा, ठीक है। तो एथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर हम नॉन फूड फीड स्टॉक वगैरह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और यदि शुगर के अल्टरनेटिव हम लेके आते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह को कम किया जा सकता है ना, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करके एंड हाईवेज वगैरह बना के एंड ये सब चीज़ों के थ्रू वहीं पे इंस्टॉल करके किसको प्लांट्स को वहीं पे लगा के जहाँ पे कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, हम काफ़ी हद तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट वगैरह हो सकता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो सकती है, प्राइस इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, लाइक व्हीकल्स है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हायर एथेनॉल ब्लेंडेड कैन बी प्रोवाइडेड, टैक्स बेनिफिट वगैरह इनको दिए जा सकते हैं, और जनरेशन के अंदर अवेयरनेस लाई जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू हम काफ़ी हद तक इस जो हमारा मिशन है इसको हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, और अपने इम्पोर्ट बिल को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो आपके सामने जो अगला टॉपिक है वो है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो क्या है ओशियन थर्मल एनर्जी, कैसे बनती है, क्या किया जा सकता है इससे, क्या वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है, क्या वाटर को डिसैलिनेट किया जा सकता है, सैलिनेशन उसका ख़त्म किया जा सकता है, उसको पीने के योग्य बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर NIOT आता है, और NIOT की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश कर रही है मिनिस्ट्री है, वो एस्टेब्लिश कर रही है इंडिया की फर्स्ट ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC प्लांट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे लग रहा है, 65 किलोवाट का ये कवरत्ती के अंदर लग रहा है, लक्षद्वीप के अंदर, और ये प्लांट रहने वाला है। और ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में आप देख लो, LTTD यहाँ पे यूज में लिया जा रहा है, जिसमें लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन किया जाएगा, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। तो इसमें डिसैलिनेशन LTTD के थ्रू किया जाएगा, बेट्स ये इस तरीके का डिसैलिनेशन रहने वाला है, जिसमें कि क्या होगा, कन्वर्जन होगा सी वाटर का पोर्टेबल वाटर के अंदर। तो सी वाटर को हम पोर्टेबल वाटर के अंदर यहाँ से कन्वर्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी की उपयोग से। तो बताया जा रहा है कि इससे 1 लाख लीटर पर डे तक मतलब डिसैलिनेशन किया जा सकता है, पोर्टेबल वाटर क्रिएट किया जा सकता है। वैसे 1980 में फर्स्ट टाइम पे इंडिया के अंदर प्लान किया गया था OTEC को सेटअप करने का। OTEC की फुल फॉर्म क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो प्लांट होता है उसको पहले बनाने की कोशिश की गई थी, लाइक तमिलनाडु कोस्ट पे इसको एक तरह से प्लांट किया गया था बनाना, लेकिन बाद में रोक दिया गया था। अब देख लेते हैं OTEC कन्वर्जन होता क्या है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक तरह से एक प्रोसेस होता है OTEC, जिसके अंदर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाई हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है सरफेस के बीच में और डीप ओशन के बीच में, उसको हार्नेस करते हुए एनर्जी का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, और फिर एनर्जी को उपयोग किया जाता है एक तरह से डिसैलिनेशन करने के अंदर वाटर का, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूटिलाइज करते हैं। तो बताया जाता है OTEC सिस्टम
यूज ए टेम्परेचर डिफरेंस एट लीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस टू द पावर ए टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और फिर टाइप्स ऑफ द OTCD मेथड है। इतना टिपिकली हमको इतना निटिगिटी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना निटिगिटी में कोई नहीं पूछता है, लेकिन एक तो क्लोज साइकिल मेथड होता है, एक ओपन साइकिल मेथड होता है, देख लेना आपको। इंडिया का पोटेंशियल क्या है OTC के अंदर, तो OTC एज ए थियोरेटिकल पोटेंशियल ऑफ कितना 1,80,000 मेगावाट इन इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा है। थियोरेटिकल इसका जो पोटेंशियल है वो तो प्रैक्टिकल में कितना हो पाएगा ये देखने योग्य बात होगी, ये देखा जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इंडिया की ज्योग्राफी है वो काफ़ी इस तरह से सूटेबल है कि OTC की को फैसिलिटेट्स करती है, ये है ना। OTC की को एक तरह से ये मतलब फेवर देता है ऐसा हमारे यहाँ का, कुल मिलाकर ज्योग्राफिकली इस तरह से हम हैं। जनरेट ए कॉन्स्टेंट एंड क्लीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हो सकती है, और पोटेंशियल टू जनरेट पोर्टेबल वाटर, हाइड्रोजन एंड अमोनिया हो सकता है। गोल्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर फ्रॉम द OTC प्रोसेस कैन बी बेनिफिट कॉमर्शियल प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चैलेंज क्या है OTC के सामने, हाई अप फ्रंट कैपिटल कॉस्ट, तो मतलब कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कॉस्ट वगैरह जो बनाना है काफ़ी ज़्यादा हाई है। देयर फॉर इट इज़ इकोनॉमिकली ओनली एट वेरी लार्ज स्केल, बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तभी ये इकोनॉमिकल है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। इसके ऊपर R&D ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी इसके रिगार्डिंग है, ठीक है, कि मरीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इससे इम्पैक्ट होगा काइंड ऑफ, यदि डिस्चार्ज किया जाएगा कूलर वाटर डेंसर वाटर काइंड ऑफ, तो ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम फेस कर सकते हैं, इसके सामने ये चैलेंज हो सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड की यदि हम बात करते हैं, तो वे फॉरवर्ड्स में लिखा गया है यहाँ पे कि एक्सेलरेट करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट को, पॉलिसी सपोर्ट को OTC के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। और साथ ही साथ में R&D के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस वगैरह बढ़ाए जा सकते हैं इन सभी चीज़ों के थ्रू, ठीक है, और काफ़ी हद तक हम इसको इफेक्टिवली कर सकते हैं, ये यहाँ पे बात बताई गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओशन थर्मल एनर्जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है कोस्टल रीजन कंजर्वेशन। तो कोस्टल रीजन का कंजर्वेशन कैसे करना है, उसके लिए क्या नॉर्म्स हैं, उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट रिसेंटली आई है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे CAG ने रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है। उस प्रेजेंट की रिपोर्ट में ये देखा गया है कि क्या जो मिनिस्ट्री है हमारी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड जो है हमारी सेकंड मिनिस्ट्री, इसमें कौन इन्वॉल्व होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू कंजर्व इंडिया, एक ही मिनिस्ट्री की यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्या MOEFCC जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा किए गए एफर्ट जो है कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात चली है। तो हम देख लेते हैं कि कोस्टल जोन क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं जिसके थ्रू इसको प्रोटेक्ट किए जाने की कोशिश की जा रही है, कितने सक्सेसफुल हैं वो, ये सभी चीज़ों को हम देखते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है कोस्टल रीजन का। तो सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, कोस्टल रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होने की वजह से इनका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर देखोगे आप कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन किया जा सकता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, विंड पावर वगैरह बहुत सारी एनर्जी जो है उनका एक तरह से एक्सप्लोइटेशन किया जा सकता है, इस वजह से भी कोस्टल रीजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट इफ्लुएंट एंड म्यूनसिपल सीवेज वगैरह इसमें होता है, तो उनको भी ट्रीटमेंट वगैरह किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर बता रखा है कि डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, तो इस वजह से भी इनका काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिटीज़ फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस बाय रिड्यूसिंग वेव एनर्जी एंड एब्जॉर्विंग जो फ्लड वाटर्स वगैरह, ये सभी यहाँ पे इसको बताते हैं कि ये जो आपका कोस्टल रीजन होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पे आगे बताया गया है एक तरह से कि कोस्टल जो जोन होता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये इंटरफेस होता है एक तरह से लैंड और सी के बीच में, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइक कोस्टल लैंड होता है, इंटरटाइडल एरिया होता है, कोस्टल इकोसिस्टम होता है इंक्लूडिंग रिवर्स, एस्चुरीज होती हैं, मार्चेज होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, बीचेज होते हैं, तो ये सभी चीज़ें उस जगह पे पाई जाती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सारी, ठीक है। तो बिसाइड द कोस्टल वाटर के अलावा जो मेजर इकोसिस्टम मिलता है उसमें मैंग्रोव्स मिलते हैं आपको, कोरल रीफ मिल जाएंगी, सी ग्रास मिल जाएगी, मड फ्लैट्स मिल जाएंगे, एस्चुरीज, बैक वाटर, लेगून, सैंड ड्यून्स, ये सभी वहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी चीज़ें। इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली अब बताया जा रहा है भाई हमारी जो पूरी कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर की, जिसमें से 54222 किलोमीटर्स 5422 किलोमीटर के जो है ये मेनलैंड एरिया है, मेनलैंड जो इंडिया है उसके साथ आता है, और साथ ही साथ में जो बाद में लक्षद्वीप का जो कोस्ट एक्सटेंड करता है 132 किलोमीटर्स का, और अंडमान निकोबार का 1962 किलोमीटर्स की इनकी कोस्ट लाइन है। तो ओवरऑल इस तरह से हमारी पूरी कोस्ट लाइन निकल के आती है 7516 किलोमीटर्स की, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे हमारे 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आते हैं। अब हम ये देख लेते हैं स्पेसिफिकली कि
कंजर्वेशन जो होता है कोस्टल एरियाज का, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ पे? तो दो मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, MOEFCC एंड दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये जो दो मिनिस्ट्री है वो नोडल मिनिस्ट्रीज है एक तरह से, जो डील करती है प्राइमरली कोस्टल और ओशियन एरियाज के साथ में। और जिस एक्ट के अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन निकाला जाता है एंड गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन अंडर द, तो कौन सा एक्ट है वो? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे निकाला गया है। और बाद में यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन CRZ 2019 के अंदर निकाला गया है, इंप्लीमेंट किया जाता है MOEFCC के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, CRZ को कौन इंप्लीमेंट करता है? MOEFCC। ये क्या करता है? CRZ के जो नोटिफिकेशन है वो कुल मिला के उसका एम होता है क्लासीफाई करने का कोस्टल एरिया को इंटू डिफरेंट जोन्स के अंदर क्लासीफाइड करता है। ये नोटिफिकेशन है कोस्टल एरिया को, लाइक CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3 काइंड ऑफ, इस तरह से डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे CRZ 4, ये सब यहाँ पे क्लासिफिकेशंस भी बताए गए हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वगैरह देखते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी किस इंस्टीट्यूट की क्या होती है, उन सब चीज़ों को देखें हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRZ के अंदर। तो 3-4 इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका NCZMA है एट सेंट्रल लेवल, तो यहाँ पे नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। ये ऐसे स्टेट के अंदर भी होता है, स्टेट और यूटी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ होती हैं। तो ये सभी काम को हैंडल करती है। ये पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है CRZ नॉर्म्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रखा है बाद में एरियाज रिक्वायरिंग स्पेसिफिक कंसिडरेशन इन द CRZ। तो CRZ के अंदर काफ़ी एरियाज होते हैं जो स्पेसिफिक कंसिडरेशन की जिनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लो कि क्या पर्पज होता है इन सब चीज़ों का CRZ वगैरह को लेकर आने का। तो प्रोटेक्ट करते हैं हम क्रिटिकल कोस्टल इन्वायरमेंट एंड डिफिकल्टीज फेस बाय द लोकल कम्युनिटीज, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। CRZ एरिया ऑफ जो केरला है इंक्लूडिंग द बैक वाटर एंड बैक वाटर आइलैंड, सो ये यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, वो एरिया बता रखे हैं। CRZ एरिया ऑफ गोवा, क्रिटिकल वनरेबल कोस्टल एरियाज हैं लाइक सुंदरवंस वगैरह, इन सब की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब वहाँ पे आगे देख लेते हैं CRZ 1 के बारे में बताया गया है कौन से एरिया CRZ 1 में आएंगे, CRZ 2 में आएंगे, CRZ 3 में आएंगे, CRZ 4 में आएंगे। तो कीवर्ड्स यदि हम इसमें देख ले, CRZ 1 के अंदर आने वाले एरिया क्या होते हैं? एरिया विच आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो होते हैं, ठीक है। इनके में अंदर मैंग्रोव्स आ जाते हैं, 50 मीटर बफर एरिया टू मैंग्रोव्स एक्सीडिंग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आगे तक यदि एक्सीड कर रहे हैं तो उसके 50 मीटर का बफर एरिया यहाँ पे दिया जाता है। और CRZ 2 की हम बात करें तो एरिया विद इन द एग्जिस्टिंग म्यूनसिपल लिमिट्स, है ना। CRZ 3 की यदि हम बात करें तो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड होता है, ये डू नॉट बिलोंग टू आइदर CRZ 1 और 2, और दिस इंक्लूड द कोस्टल जोन इन द रूरल एरियाज। और CRZ 4 की यदि हम बात करें तो डेजिग्नेटेड द वाटर एरिया फ्रॉम द लो टाइड टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये अलग अलग ये इनके क्राइटेरिया हैं, ये आपको देख लेने हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके बारे में बता रखा है, और उनके जो मैकेनिज्म है उसमें MOEFCC के बारे में बता रखा है, फिर NCZMA के बारे में, SCZMA के बारे में, SEIAA होता है, क्या होता है? ये होता है स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, फिर DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ होती हैं। तो ये पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसकी भी हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि की फाइंडिंग्स क्या रही है रिपोर्ट की। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिपोर्ट कंटेंस करती है ऑब्जर्वेशन ऑफ परफॉर्म ऑडिट ऑन कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम फ्रॉम 2015 से 20 में जो भी रहा, तो वहाँ पे क्या निकल के आया है फाइनली, ठीक है। और इसका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है CRZ के रिगार्डिंग, उन सभी की जो बात है यहाँ पे इसमें बताया गया है कि क्या फाइंडिंग निकली है रिपोर्ट के अंदर, क्या निकला है। तो एरिया बता रखा है, फिर फाइंडिंग बता रखी है और रिकमेंडेशंस क्या दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर बताया गया है कि एक तो आपका NCZMA है, एक आपका SCZMA है। इनके साथ क्या दिक्कत है कि अभी तक भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने नोटिफाइड नहीं किया है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो परमानेंट बॉडी की, परमानेंट बॉडी है, ऐसा नोटिफाइड नहीं किया है, ठीक है। और एक तरह से एडहॉक बॉडी की तरह काम कर रही है, तो ये दिक्कत वाली बात है। और काफ़ी सारी जगह पे स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी नॉट रिकॉन्स्टिट्यूट ही नहीं की गई है, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनको तुरंत ही परमानेंट बॉडीज़ के तौर पर लाया जाए, ठीक है। उसके अलावा भी प्रोजेक्ट क्लियरेंस अंडर द CRZ नोटिफिकेशन में दिक्कत आती है, प्रोजेक्ट अप्रूवल डेस्पाइट द इनएडिक्वेंसीज इन द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर इनएडिक्वेंसीज है, फिर भी प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया है, क्लियरेंस वगैरह दे दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मिनिस्ट्री को इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कैरी आउट इन डेप्थ इकोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट, मतलब अच्छे से देख के एनालिसिस करके, और EIA के जो नोटिफिकेशन है और 2006 का उसको अच्छे से अबाइड बाय करते हुए ही मतलब कि क्लियरेंस वगैरह दिए जाएँ। पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग वगैरह के अंदर भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। कंजर्वेशन ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम इन स्टेट्स जो है उसमें दिक्कत है, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वगैरह है, इनके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो कुल मिला के बता रखा है यहाँ पे, ऑल्दो द एंटायर वर्क ऑफ द मैपिंग ऑफ द हजार्ड लाइन वाज कंप्लीटेड इन 2018 के अंदर हजार्ड लाइन की पूरी मैपिंग वगैरह की जा चुकी थी, बट ग्राउंड डिमार्केशन ऑफ द हजार्ड लाइन वाज येट टू बी डन बाई MOEFCC, लेकिन अब तक भी नहीं किया गया हजार्ड लाइन का ग्राउंड के ऊपर डिमार्केशन।
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स IMPs फॉर क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज या टू बी प्रिपेयर्ड बाई कोस्टल स्टेट्स सॉरी। तो यहाँ पे बोला गया कि एफर्ट्स मेड बाय द MOFCC टू नोटिफाई द IMPs फॉर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एट द अर्लीस्ट, मतलब जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को कीजिए आप कोस्टल रीजन के सामने जो समस्याएं हैं, जो दिक्कत है, ठीक है, वो क्या है वो देख लेते हैं हम। तो कोस्टल इरोजन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन वाला इशू रहता है। पॉल्यूशन, मतलब काफ़ी टूरिज्म वगैरह वहाँ पे आता है, तो हैबिटेट लॉस डिग्रेडेशन वगैरह सब चीज़ें होती हैं। पॉल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। ग्लोबल वार्मिंग जब हो रही है तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा काफ़ी हद तक कोस्टल एरिया पे करेगा, क्योंकि सी लेवल राइज वगैरह भी हो रहा है, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम वगैरह ये भी क्रिएट करता है। यूटिफिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम। वे फॉरवर्ड के अंदर क्या हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड में बताया गया है कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि केवल आपने ऊपर से असेसमेंट वगैरह कर लिया है। पब्लिक पॉलिसीज टू हेल्प इंप्रूव द कंपेटिबिलिटी, तो इसमें क्या होगा, ऑफ इंक्रीज अर्बनाइजेशन, टूरिज्म, रिक्रिएशनल एक्टिविटी वगैरह सब हो रही है, तो पब्लिक पॉलिसीज टू हेल्प इंप्रूव कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए और लोकल इकोनॉमिक नीड्स इनटू अकाउंट में लिया जाना जरूरी है। ऑप्टिमम इसमें होना चाहिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स होने चाहिए। ऑप्टिमल फोकस होना चाहिए सस्टेनेबल मेरीन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के ऊपर, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एग्रीमेंट वगैरह भी किए जाने चाहिए। तो इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर क्या लिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है काफ़ी सारे लेजिस्लेशन है, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, CRZ के नॉर्म्स लाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स काफ़ी सारी चल रही हैं इस टाइम पे, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वगैरह की बात की जा रही है, वो सब चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों के थ्रू इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि कोस्टल एरिया को इंटैक्ट रखा जाए, कोस्टल एरिया को मतलब ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोस्टल एरिया में किया जाए, वहाँ की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए। तो ये सभी यहाँ पे इसमें हमने देख लिया है पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर, जो कि क्या था आपका कोस्टल रीजन कंजर्वेशन। तो कोस्टल रीजन का कंजर्वेशन किस तरह से करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अर्थगंगा। तो अर्थगंगा के बारे में अब जानते हैं क्या है ये। ओके, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा अभी एक ऑर्गेनाइज की गई इवेंट, ये नाम था इस इवेंट का, यमुना पार आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं अंडर व्हाट अर्थगंगा कंसेप्ट के अंदर। तो अर्थगंगा कंसेप्ट के अंदर काफ़ी सारे न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, और ये कब किया गया, जो नमामि एक तरह से हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एक इवेंट को, यमुना पार आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पे जब किया गया तो सेवरल न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए अंडर द कंसेप्ट ऑफ अर्थगंगा। तो ये अर्थगंगा क्या है इसके बारे में हम जानना चाहें यदि, तो आपको समझना होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट है उनके द्वारा दिया गया कंसेप्ट है एक, जो कि उन्होंने नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग हुई थी कानपुर में 2019 में, तब दिया गया था। इसका फोकस क्या होता है, अर्थगंगा का फोकस, कंसेप्ट का फोकस है कि कुल मिला के क्रिएट करना है इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू सस्टेन द एक्टिविटीज अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर ही क्रिएट करनी है इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू सस्टेन द एक्टिविटीज़, जो है नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर एक्टिविटीज़ को सस्टेन करने के लिए इसका फोकस है एक्चुअली में, कि नमामि गंगा जो प्रोग्राम चल रहा है, नमामि गंगे जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है उनको सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट आपको करना है। तो ये देख लेते हैं इसके अंदर न्यू इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए हैं पर्टिकुलर अर्थगंगा के अंदर। उससे पहले वर्टिकल्स ऑफ अर्थगंगा देख लेते हैं कि भाई क्या इसके एक तरह से वर्टिकल्स है, क्या इसके टारगेट्स हैं। तो कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म वगैरह को अच्छे से प्रमोट करना, एडवांस करना, उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करना, लोकल कैपेसिटीज़ वगैरह को बिल्ड करना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी फोकस करना है 10 किलोमीटर आइट द साइड ऑफ द रिवर पे। तो यहाँ पे इसमें भी केमिकल फ्री फार्मिंग की भी यहाँ पे बात कर रही है। मोनेटाइजेशन एंड यूज करना है, स्लज और वेस्ट वाटर जो वगैरह होता है उसके द्वारा यूएलबीज को फंडिंग मिलेगी, इससे यूएलबीज का रेवेन्यू जनरेशन होगा। यूएलबीज मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ को लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह यहाँ पे बनाने की बातें चल रही हैं, और पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की और एनहेंस करने की बातें यहाँ पे चल रही है। तो न्यू इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं अर्थगंगा के अंदर, तो पहला है जलज। तो जलज क्या है, 26 जो लोकेशंस हैं ऑन गंगा बेसिन मेन स्ट्रीम के अंदर, वहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है स्मॉल शॉप्स का और फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स का लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए रिवर गंगा के अंदर। तो ये है जलज, ठीक है। MOU साइन हुआ है NMCG, ठीक है, इसके बीच में, और सहकार भारती के बीच में एक MOU साइन हुआ है, और 75 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है इन 5 स्टेट्स, 5 राज्यों के अंदर, टू मेंटेन स्टेम विल बी डेजिग्नेटेड एज सहकार गंगा ग्राम्स। तो ये भी यहाँ पे एक प्रोविजन किया गया है। उसके अलावा टूरिज्म रिलेटेड पोर्टल
IM अवतार करके ये भी आया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रही हैं। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम अर्धगंगा कंसेप्ट का क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्धगंगा कंसेप्ट है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ गंगा बेसिन के अंदर, ठीक है। ये काफ़ी नई स्टेप्स यहाँ पे ली जा रही है। और प्रोजेक्ट अर्थ गंगा एम्स टू कंट्रीब्यूट 3% टू द GDP फ्रॉम गंगा बेसिन एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मोर देन 1000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एनकरेज द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गंगा रिजुविनेशन, तो गंगा के रिजुविनेशन के अंदर पब्लिक का पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। और गंगा दूत काइंड ऑफ है ना, इस तरीके के यहाँ पे कंसेप्ट्स भी रखे गए हैं। एंड कंजर्व्स द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया होगा, लिमिट्स करेगा ये पोल्यूशन को गंगा के अंदर, और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन गंगा रिवर बेसिन के अंदर, वर्क्स करेगा टुवर्ड द अचीविंग डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए। तो ये सारे काम रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अब तक गंगा को क्लीन करने के लिए हिस्टोरिकली क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले 1985 में गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट आता है, इसको GAP फर्स्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फोकस ऑन मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा रिवर, मेन स्टेम ऑफ गंगा रिवर के ऊपर फोकस किया जाता है। 25 इसमें गांव टाउन्स कवर किए जाते हैं, 260 स्कीम्स होती है इसमें। 1993 के अंदर गैप सेकंड आता है, और गैप सेकंड में क्या होता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम गैप इन 1993, है ना। गैप 1 से ही एक्सटेंड होता है गैप 1, और गैप सेकंड क्रिएट होता है। और फिर यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे यमुना, गोमती, दामोदर, जो महानंदा है, इन रिवर्स को कवर किया जाता है। फिर बाद में 1995 के अंदर NRCP आता है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसमें 41 जो मेजर रिवर है उनको कंजर्व करने की बात चलती है, और यहाँ पे ये 8 जो बेसिन है उसकी भी रिगार्डिंग की बात चल रही है। 2009 के अंदर क्या आता है, 2009 के अंदर आता है NGRBA, क्या है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये 2009 में बन रही है, ध्यान रखना, NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। सेपरेट अथॉरिटी फॉर गंगा को क्रिएट किया जाता है 2009 के अंदर, और चेयर किया जाता है इसको प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और 2011 में जो वर्ल्ड बैंक है असिस्ट करता है गंगा बेसिन प्रोजेक्ट को, NMCG, है ना। और ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा, NMCG जो है इंप्लीमेंटिंग बॉडी एट सेंटर होती है। 2015 के अंदर नमामि गंगे मिशन लॉन्च किया जाता है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन स्टार्ट होता है, बेसिन अप्रोच एंड ऑल ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडेड। तो इस तरह से मिशन, तो इस तरह से हमने अब तक पूरे इनिशिएटिव्स लिए हैं रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए। अब देखते हैं जो अर्थ गंगा कंसेप्ट है उसके पोटेंशियल क्या हो सकते हैं। तो इससे टूरिज्म बढ़ सकता है, इससे अवेयरनेस भी बढ़ सकती है लोगों के बीच में, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सकता है, नेचुरल फार्मिंग को अपनाया जा सकता है। इससे सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह हो सकता है, और इससे हो सकता है रीयूजिंग इम्प्रॉपरली ट्रीटेड वाटर फॉर इरीगेशन वाइंड काइंड ऑफ, ये सभी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। वे फॉरवर्ड हम देख लेते हैं थोड़ा सा, उससे पहले हम नमामि गंगे प्रोग्राम के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ये क्या है, जो वर्ल्ड बैंक फंडेड सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक फंडेड सेक्टर स्कीम है आपका नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, और मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है वो इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है, और इसके थ्रू पॉल्यूशन करना है और कंजर्वेशन करना है रिवर बेसिन का, रिवर का एंड रेजुविनेट करना है नेशनल रिवर गंगा को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम है। सेकंड फेज वाज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक बोर्ड इन 2020, जून 2020 के अंदर सेकंड फेज इसका अप्रूव किया गया, और ये इसकी फंडिंग वगैरह की बात है 5 साल की, 2026 तक। और इसमें 5 टायर स्ट्रक्चर है। 5 टायर स्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहा है, 5 टायर स्ट्रक्चर के अंदर नेशनल गंगा काउंसिल जो कि चेयरमैनशिप में रहेगी प्राइम मिनिस्टर जी के, वो है। एम्पावर्ड टास्क फोर्स जो है ATF है, ये क्या रहेगी, चेयरमैनशिप इसकी रहेगी किसकी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति की। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्टेट गंगा कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज वगैरह सब की बात चल रही है। अदर जो कंपोनेंट्स है इसमें गंगा टास्क फोर्स आती है, गंगा प्रहरीज आते हैं। कि अचीवमेंट्स क्या रही है अब तक नमामि गंगे प्रोग्राम की, तो इसमें BOD जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी पहले और जो कि पॉल्यूशन को शो करती है, वो एक तरह से अब काफ़ी लिमिटेड हो गई है, कंट्रोल हो चुकी है, और 3 मिलीग्राम पर लीटर आ चुकी है 3 स्टेट जो उत्तराखंड और बिहार के अंदर, तो इससे भी नीचे जा चुकी है काइंड ऑफ, उत्तराखंड और बिहार के अंदर इससे नीचे जा चुकी है बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट की जो वर्थ है 30,000 करोड़ की है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन, मतलब इतना तो सेंक्शन हो चुका है, इतना पैसा तो है ना 30,000 करोड़ का, तो क्लीन गंगा प्रोग्राम के अंदर और इसके ट्रिब्यूटरीज के अंदर 92 सीवेज प्रोजेक्ट है अब तक कंप्लीट किए जा चुके हैं। सीवरेज कैपेसिटी वगैरह पर डे इतनी बन चुकी है ना, और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है इतनी, है ना। और ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई, तो ये सारी अचीवमेंट्स वगैरह हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, तो क्या है हमारे वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि लो इमिशन जो अर्थ गंगा प्रोजेक्ट है का या कंसेप्ट है, उसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। लो इमिशन टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हैबिट्स शुड बी प्रमोटेड, प्रमोट की जा सकती हैं। और नेशनल पॉलिसी फॉर रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर, ये भी हो सकता है। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अर्थ गंगा भी किया जा सकता है, और जन आंदोलन जैसे कंसेप्ट लाए जा सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन द इनहेंसिंग कैपेसिटीज ना, इन्वेस्टिंग इन एनहेंसिंग कैपेसिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ STPs टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट वाटर्स,
ठीक है। इफेक्टिवली ट्रीट वाटर, वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर को इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए भी कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। तो ये सभी बातें यहाँ पे थी और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि कौन सा कंसेप्ट था, अर्थगंगा। तो अर्थगंगा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो ये है न्यू रामसर साइट्स जो हैं वो आई हैं, उसके रिगार्डिंग बात की गई है, तो हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग। तो बताया जा रहा है कि इंडिया ने यहाँ पे 26 नई रामसर साइट्स ऐड की है, 26 न्यू, जस्ट मिनट, हाँ 26 न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है अंडर द रामसर कन्वेंशन के अंदर जोड़ दिए गए हैं। तो देख लेते हैं आप पूरी की पूरी कितनी साइट्स हो चुकी हैं। 75 साइट्स हमारे यहाँ पे हो चुकी हैं, जो कि पूरा एरिया कवर कर रही हैं 13,26,676 हेक्टेयर का, ठीक है। और ये सभी अब इतनी नंबर ऑफ द रामसर साइट्स हो चुकी हैं जो इतना एरिया कवर कर रही हैं। और डेजिग्नेशन ऑफ दीज साइट्स वुड हेल्प इन, क्या किस चीज़ में हेल्प करेगी इनका डेजिग्नेशन दिया जाना इस तरीके की, ठीक है। ये हेल्प करेगा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टलैंड वगैरह को, सॉरी, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स एंड वाइज यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज वगैरह को ये कंफर्म करेगा। अब वेटलैंड्स के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं क्या होते हैं वेटलैंड्स काइंड ऑफ, है ना। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो कहाँ पे कितना ऐड किया गया है ना। तो काफ़ी सारे तमिलनाडु के अंदर ऐड किए गए हैं, 13 साइट्स तमिलनाडु से रामसर कन्वेंशन के अंदर ऐड की गई हैं। तो आप देख सकते हो 13 साइट्स यहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से 3 साइट्स हैं, उसके अलावा 4 जो साइट्स हैं वो उड़ीसा से ऐड की गई हैं, जम्मू कश्मीर से भी 2 साइट्स ऐड की गई हैं। तो ये सभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब अबाउट वेटलैंड्स देख लेते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो वेटलैंड एक एरिया होता है जो कि किस तरह से डिफाइंड होता है, ठीक है, दैट इज सैचुरेटेड और फ्लडेड विद द वाटर आइदर सेसनली और परमानेंटली। तो इस तरीके का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेटलैंड बोल देते हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, मार्श, फैन, पेटलैंड, ठीक है। उसके अलावा वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वाटर डेट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, इन सभी को वहाँ पर लाया जा सकता है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान रखना है, विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। लेकिन लो टाइड जो है वहाँ पे 6 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया एक तरह से रामसर साइट्स के अंदर किस चीज़ को डाला जाएगा ना, वेटलैंड्स अबाउट द रामसर साइट्स एज पर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स कौन कौन से होते हैं, रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये बात चल रही है ना। इसके बाद देख लेते हैं, इंडिया के पास 7 लाख से ज़्यादा वेटलैंड्स है और काफ़ी बड़ा एरिया जो होता है, लगभग 4.86% ऑफ ऑल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया को ये कवर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताई गई है। मैन मेड वेटलैंड्स की तुलना में एरिया इन द इंडिया नेचुरल वेटलैंड्स एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स। तो मैन मेड वेटलैंड्स की तुलना में नेचुरल जो वेटलैंड्स है उसका एरिया दुगना है। रामसर कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन 1971, ठीक है, फोर्स में 1975 से आता है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ये, ठीक है, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। तो वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स क्या है इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। इंडिया जो वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन। तो कन्वेंशन 5 हैज़ 5 फॉर्मली रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर, तो इसके सब पार्टनर्स हैं। और क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ द रामसर साइट्स की रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, तो ये देख लेना आपको। हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है वेटलैंड्स का। तो ये कार्बन सिंक की तरह काम कर सकते हैं, ये वाइड रेंज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर करते हैं, और ये हैबिटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये माइग्रेशन जो होता है पैटर्न, उसके लिए भी की रोल प्ले करते हैं। और नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स का मतलब प्रिवेंट कोस्टल इरोजन करते हैं, डिले ऑनसेट ऑफ ड्रॉट्स वगैरह, वाटर स्टोरेज का काम करते हैं, इंटेंसिक कल्चर एंड रिक्रिएशनल वैल्यू जिनकी हो सकती है, क्रिएट लाइवलीहुड करते हैं, किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी बोलते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि प्योरीफाई दी वाटर करते हैं, लॉकिंग अप द पॉल्यूशन इन देयर सेडिमेंट्स एंड वेजिटेशन। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थ्रेट्स क्या हैं हमारे यहाँ पे वेटलैंड्स को, यदि उसकी बात करें हम, तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ द नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रिजीम्स। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में कि अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर हो रहा है, तो इससे ग्राउंड वाटर सैनिटेशन वगैरह भी काफ़ी बढ़ रहा है, और कोस्टल इरोजन वगैरह हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स वगैरह होता है। तो अल्टरनेशन जो हो रहा है ना नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रिजीम्स का, ये अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वेटलैंड्स को, है ना। पॉल्यूशन भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है वेटलैंड्स के सामने, प्रोलिफरेशन ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज लाइक, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम है एक। और अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ द वेटलैंड्स रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें इसके सामने प्रॉब्लम है। अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये वेटलैंड्स के सामने चैलेंज है। एफर्ट्स फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया, एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखना है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स 2017 आए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट CWCM, इसका फॉर्मेशन हुआ है। उसके अलावा नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये भी चल रहा है। और रेगुलेशंस लाइक
काफ़ी सारे रेगुलेशन है, ये सभी चीज़ें काफ़ी हद तक कोशिश करती है वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को करने की इंडिया के अंदर। वे फॉरवर्ड की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो डेवलप किया जा सकता है एक हॉलिस्टिक और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉर मॉनिटरिंग द इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द वेटलैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को रेस्टोरेशन किया जा सकता है डिग्रेडेड वेटलैंड्स का। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉल्यूशन नॉर्म्स हो सकता है, इंश्योरिंग की जा सकती है ऑप्टिमल एंड सस्टेनेबल वाटर फ्लो की, एंड पार्टिसिपेटरी कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड्स वगैरह, ये सब चीज़ें इंश्योर की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे काम हो सकते हैं यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब न्यूज़ जो है इन शॉर्ट्स हम देखेंगे। अब हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, अब हम न्यूज़ इन शॉर्ट देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे सामने न्यूज़ इन शॉर्ट्स के अंदर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, इसके रिगार्डिंग देखते हैं हम क्या है बात। तो इंडिया ने हेडक्वार्टर एग्रीमेंट साइन किया है CDRI के साथ, और हेडक्वार्टर ये जो एग्रीमेंट होता है क्या होता है इससे, तो इससे क्या होता है कि एक स्टेटस मिल जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, हम बोल सकते हैं एक तरह से कि किस तरीके का स्टेटस मिल जाता है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनली लीगल एंटिटी का। तो CDRI को ये स्टेटस अब मिल चुका है। तो ये एग्रीमेंट इनेबल करेगा एक तरह से, अब जब ये स्टेटस CDRI को मिल गया है, जब इंडिया ने हेडक्वार्टर एग्रीमेंट साइन किया है CDRI के साथ, तो अब ये किस चीज़ के लिए इनेबल करेगा CDRI को, टू परस्यू द फंक्शंस इंटरनेशनली विद ऑल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेज एज पर यूनाइटेड नेशंस जो 1947 एक्ट प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है, इंटरनेशनली लीगल पर्सनैलिटी रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंटिटीज जो क्या होंगी, जिनके पास राइट्स होंगे काफ़ी एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दिस इंक्लूड द स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs। तो इंडिया ने भी ये साइन कर लिया है, तो काफ़ी हद तक CDRI जो है अब एक तरह से इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लीगल एंटिटी बन चुका है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर एग्रीमेंट जो होता है एन एग्रीमेंट है बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड होस्ट जो स्टेट होता है उसके बीच में, टू डिटरमाइन द प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटी नेसेसरी फॉर इट्स गुड फंक्शनिंग। तो अब CDRI की फंक्शनिंग और ज़्यादा गुड हो जाएगी। CDRI के बारे में यदि हम बात करें तो ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स है। ठीक है, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, UN एजेंसीज हैं, प्रोग्राम्स है, प्राइवेट सेक्टर है, सभी का मिलकर एक तरीके की ग्लोबल पार्टनरशिप है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019 बाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट UN जो क्लाइमेट न्यूयॉर्क के अंदर जो हुआ था UN क्लाइमेट एक्शन समिट, वहाँ पे मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या होता है CDRI का, रेजिलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर जो रिस्क होते हैं, क्लाइमेट जो रिस्क होते हैं, उसके लिए रेजिलेंट बनाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह किया जाए, ये एक तरह से CDRI का एम होता है। अभी इसमें 31 कंट्रीज हैं, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं। इट विल वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेंडाई, जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के लिए, जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके साथ इसके परव्यू में एक तरह से काम कर रहा है, इंटरसेक्शन के साथ काम कर रहा है ना। तो ये सब बात है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हर घर जल जो है न्यूज़, उसको देखते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, गोवा में और दादर नागर हवेली के अंदर एंड दमन दीव के अंदर ये बन चुके हैं कुल मिला के क्या, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड UT। तो ये बन चुके हैं स्टेट एंड UT हर घर जल सर्टिफाइड वाले। इसमें हो क्या रहा है, तो हर घर जल जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, इम्प्लीमेंटेड बाय द जल जीवन मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किया जा रहा है इसको। ठीक है, इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड UTs टू इंश्योर टैप वाटर कनेक्शन के अंदर रूरल इंडिया के अंदर 2024 तक रूरल हाउस होल्ड के अंदर टैप वाटर को इंश्योर करना है, टैप वाटर कनेक्शन को। ये प्रोग्राम इस तरह से चल रहा है। अभी तक बताया जा रहा है कि मोर देन 52% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर ये कनेक्शन जा चुका है टैप वाटर, जो कि 2019 में जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो केवल 17% घरों के अंदर था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी अचीवमेंट्स रही हैं ये। JJM ऑल्सो इंप्लीमेंट द शॉर्ट्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट्स, शॉर्ट्स की सस्टेनेबिलिटी भी रहनी चाहिए, उस मेजर्स को भी मैंडेटरी एलिमेंट के तौर पे ही लेता है। रिफॉर्म्स क्या हुए हैं JJM के अंदर, JJM क्या है, जल जीवन मिशन। ठीक है, तो इसके अंदर रिफॉर्म्स हुए हैं, शिफ्ट ऑफ फोकस फॉर वाटर सप्लाई फ्रॉम हैबिटेशंस टू हाउस होल्ड्स, कम्युनिटी ऑनरशिप वगैरह, स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रन वगैरह, सेंट्रल रोल ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, हर घर जल सर्टिफिकेशन कब मिलता है, तो उसमें मतलब सर्टिफिकेशन के लिए होता है, सबसे पहले फील्ड जो इंजीनियर होता है वो सबमिट करता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द वाटर सप्लाई स्कीम टू द पंचायत को सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है ड्यूरिंग द ग्राम सभा जब हो रही होती है। फिर विलेज कंफर्म करता है थ्रू ए रेजोल्यूशन ऑफ ग्राम सभा दैट की एवरी हाउस होल्ड इज गेटिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड नॉट ए सिंगल हाउस इज लेफ्ट आउट। तो इस तरह से पूरा हर घर जल सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। सेंटर नोटिफाइज द इंडियाज 30th मतलब 31वां एलिफेंट रिजर्व जो है इंडिया का आ चुका है, उसको नोटिफाई कर दिया है सेंटर ने। तो ये कहाँ पे आया है, अगस्त में लाए एलिफेंट रिजर्व है ये,
जो कि इतना सारा एरिया कवर कर रहा है। कितना एरिया है ये? 1197.48 स्क्वायर किलोमीटर का। कन्याकुमारी एंड जो तिरुनेलवेली जो जगह है वहाँ पे, तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे ये आया है कुल मिला के। और एलिफेंट के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं कि एलिफेंट जो है वो क्या है। इंडियन एलिफेंट, जिसका नाम भी यहाँ पे दिखाया गया है, एलिफास मैक्सिमस, इज फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथर्न वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी ये मिलता है काफ़ी हद तक, और ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड इन द सम पार्ट्स ऑफ द साउदर्न जो पेनिनसुला है वहाँ पे मिलता है। ये क्या है, कहाँ पे डाला गया है इसको? शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर है। IUCN में एंडेंजर्ड है। एज पर लास्ट काउंट 2017 में 29,964 एलिफेंट्स इंडिया के अंदर है, जिसमें कर्नाटका का हाईएस्ट नंबर है, 6,049 एलिफेंट कर्नाटका में, फिर असम में और फिर केरला में पाए जाते हैं। नंबर आप देख लेना। जो इसको मतलब थ्रेट्स जो हैं एलिफेंट को, वो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आती हैं, हैबिटेट लॉस की वजह से आती हैं, पोचिंग वगैरह, इन सब की प्रॉब्लम्स हैं इनके सामने। और इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 1992 स्टार्ट किया गया था। एलिफेंट रिजर्व वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं। माइक मॉनिटरिंग एंड इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी एलिफेंट के रिगार्डिंग थी बात। अब हम देखते हैं इंडियन वर्चुअल हर्बारियम। ठीक है, तो हर्बेरियम जो है इंडिया का इंडिया का वर्चुअल हर्बेरियम क्या है, इसको देखते हैं, है ना। तो IVH डाटाबेस ऑफ द ड्राइड प्लांट्स, जो प्लांट्स सूख चुके हैं उनका एक डाटाबेस है, दैट मैक्सिमाइज द यूजफुल ऑफ द कलेक्शंस। तो इसमें क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल इमेज लेबल्ड डाटा ऑन द ईच स्पीसीज इंक्लूड द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हर्बेरियम स्पेसिमेन सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज ETC इसमें इंश्योर किया जाता है ना। और इसमें क्या होगा, हर्बेरियम इन स्पीसीज आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी, कंजर्वेशन, हैबिटेट लॉस एंड सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो किया जा रहा है वो डेवलप किया गया है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के द्वारा। ये जिस मिनिस्ट्री में आता है वो है आपको MOEFCC, अपेक्स टैक्सोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री है ये कुल मिला के ना। अब देख लेते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स NWA भी लाए गए हैं अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये 4th NWA ऑन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पे लॉन्च इनको लाया गया है। MWAs वर इंट्रोड्यूस टू रिकॉग्नाइज करने के लिए और एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए कुल मिला के ये लाए गए हैं। और जल समृद्धि भारत गवर्नमेंट्स का जो विजन है उसको एक्म्प्लिश करने के लिए इसको लाया गया है। इनका जो एम है वो करना है सेंसिटाइज पब्लिक को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और मोटिवेट करना है उनको अडॉप्ट बेस्ट वाटर यूजेज प्रैक्टिसेस। एंड साथ ही साथ में अवार्ड विनर्स इन द डिफरेंट कैटेगरी विल बी प्रेजेंटेड विद ए साइटेशन, ट्रॉफी एंड कैश प्राइज वगैरह के थ्रू इनको दिए जाएंगे सभी चीज़ें। अब ओजोन लेयर के बारे में हम देखते हैं। तो US के अंदर जो NOAA है, क्या है NOAA, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पाया है कि जो ओजोन डिप्लीट सब्सटेंस थे वो 2022 के अंदर किस लेवल पे पहुंच चुके हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। 1980 जो 1980 की जो लेवल थी ना वहाँ पे भी पहुंच चुके हैं, जब ओजोन डिप्लीशन वाज सिग्निफिकेंट। बिफोर मतलब उससे पहले की लेवल पे पहुंच चुके हैं, बाद में ओजोन डिप्लीशन बाद में बढ़ गया था, है ना। तो NOAA जो है ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स ट्रैक्स द ओवरऑल जो स्ट्रेटोस्फेरिक कंसंट्रेशन है ऑफ ओजोन की, उसको देखता है। तो 1990 के अंदर ये कंसंट्रेशन बिल्कुल पीक पे थी। अब देखते हैं O3 जो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। O3 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, आप सभी को पता है। और ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बनता है। प्राइमरली इन 2 रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पाया जाता है। नियरली 90% ऑफ द अर्थ जो ओजोन है वो रिजाइड करता है इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये पाया जाता है, ओजोन जो लेयर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ज़्यादा 19% ऑफ ओजोन पाया जाता है। एंड ट्रोपोस्फेयर के ऊपर भी अबव द ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर आपका आता है। द लेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ओजोन लेयर ऑब्जर्व द सन अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनको ऑब्जर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है बायोलॉजिकल सिस्टम को, है ना, एक तरह से हार्मफुल रेज से। और ओजोन की कंसंट्रेशन इज कॉमनली मेजर्ड थ्रू द, इसको ध्यान रखना है इस यूनिट को आपको, ठीक है, डॉप्सन यूनिट के थ्रू इसको एक तरह से मेजर किया जाता है। अब देखते हैं अबाउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो है उनकी रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो ये लॉन्ग लिव्ड मैन मेड केमिकल्स होते हैं विच डेस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ऑन सब्सटेंसेज डेट, है ना, डिप्लीट एंड ओजोन लेयर 1987 के अंदर आया था, वो रेगुलेट करने की बात करता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द ODSs। ODS क्या है आपका, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो है उसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को एक तरह से रेगुलेट करने की बात करता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कौन कौन से वो सब्सटेंसेज हैं, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए आपका, हेलोन्स हो गए, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया आपका, एंड ब्रोमो क्लोरोमीथेन, ये सभी है ना। यूजेज ऑफ ODS क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के तौर पे, एयर कंडीशनर के तौर पे, एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे, फॉर्म्स के तौर पे इनको यूटिलाइज किया जाता है ना। और यहाँ पे बताया गया है ओजोन डिप्लीटिंग जो पोटेंशियल ODP जो होता है, ODS हैव हाई ODP, तो काफ़ी ज़्यादा इनका ODP होता है। ODP इज मेजर ऑफ हाउ मच डैमेज ए केमिकल कैन कॉज टू द ओजोन लेयर कंपेयर विद सिमिलर मास ऑफ द CFC11।
तो आपका जो ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन CFC11 की मतलब सेम मास के साथ इसको कंपेयर करके इसका ये पोटेंशियल देखा जाता है कि कितना पोटेंशियल है इसका ओजोन को डिप्लीट करने का। तो ये सब कुछ था इसके रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ये न्यूज़ है पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेज। ये क्या है PFAS, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं हम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसर्च चल रहा है, उसमें पाया जा रहा है आजकल कि रेन वाटर जो है अराउंड द वर्ल्ड वो कंटेमिनेटेड हो रहा है। उसमें किस चीज़ का कंटेमिनेशन हो रहा है? PFAS का, जो कि है पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल। इनका कंटेमिनेशन पाया जा रहा है रेन वाटर के अंदर, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। तो देख लेते हैं हम। PFAS आर केमिकल्स डेट हैव पार्शली एंड कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कार्बन चेन्स होती है इसके अंदर, जो वेरिड लेंथ की होती है। तो इसकी वजह से होता क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन और जो फ्लोरीन का बॉन्ड है वो, और वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है। और फिर कुल मिला के ये इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम करता है, फॉर एवर केमिकल्स को क्रिएट करता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, इसलिए ये डिग्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ये हैं, ये PFAS में दो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। एक तो PFOS बताया गया है और PFOAR लिस्टेड अंडर द, इनको स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के अंदर लिस्ट किया गया है। देखेंगे हम कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या है, पोल्यूटेंट्स क्या है। अभी देख लेते हैं पहले कंसर्न्स क्या है PFAS के रिगार्डिंग, क्या दिक्कत इससे हो सकती है। तो ये ब्लड में पाया जाने लगा है लोगों के, एनिमल्स के, और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किस तरीके की, लाइक कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इंक्रीज हो जाता है। बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं उनके साथ ही इंटरफेस क्रिएट करता है, और डेवलपमेंट जो होता है चिल्ड्रंस का उसको भी इफेक्ट करता है, और फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है, लिवर को भी डैमेज करता है, एंड किडनी वगैरह, टेस्टिकुलर कैंसर वगैरह क्रिएट कर सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स के साथ हो सकती है इसके होने की वजह से। अब डिफ़िकल्ट टू कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय है अपने आप में ही, और काफ़ी ये इसका जो एक तरह से इसका जो बॉन्ड होता है वो भी काफ़ी जब मजबूत होता है तो डिग्रेड भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से दिक्कत भी यहाँ पे आ रही है। एंड क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं PFAS के कंटेमिनेशन को कम करने के लिए? तो मतलब सेफ डिस्पोजल ऑफ PFAS यूजिंग मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन थ्रू एक्टिव कार्बन टैंक्स, ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेथड्स को यूटिलाइज करते हुए इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन को हम देख लेते हैं क्या है। तो ये इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है एक तरीके की, जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। तो POP को आपको याद रखना है, स्टॉकहोम POP के लिए है। POP आर द केमिकल्स रिमेन इंटैक्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, बिकम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली एंड अक्यूमुलेटेड इन द फैटी टिश्यूज ऑफ लिविंग, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ही चला जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिया भी सिग्नेटरी है इसका, POP के लिए जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी इंडिया भी है। यहाँ पे बताया गया है कि कॉमन यूज क्या होते हैं PFAS के। तो PFAS के कॉमन यूज होते हैं नॉन स्टिक कुक एंड बेक वेयर बनाने में, फायर फाइटिंग फॉर्म्स के अंदर, ये सभी यूज आप इनके देख सकते हो। अब हम देखते हैं ला नीना जो एक कंडीशन है वो लगातार थर्ड ईयर कंजिक्यूटिवली चल रही है अभी इस टाइम पे, ठीक है, और ये ऐसा छठी बार हो रहा है 1950 के बाद में। तो अभी इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका डाटा बता रहा है कि ये लगातार कंटिन्यूसली 3 ईयर के साथ चल चुका है ला नीना, और ये अपने आप में सिक्स मतलब छठी बार ये हो रहा है अब तक के टाइम के अंदर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ला नीना क्या होता है। इसको लिटिल गर्ल भी बोलते हैं। एक ऐसा वेदर पैटर्न होता है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर अकर होता है, एंड अकर्स इन पैसिफिक ओशन। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि सी का जो सरफेस टेम्परेचर है ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक के अंदर EEP के अंदर वो कंपेरेटिवली कोल्डर हो जाता है देन नॉर्मल, तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है यहाँ पे। वहीं पे ला नीना में ऐसा हो रहा है, एल नीनो में उल्टा हो जाएगा इसका। इस रिजल्ट की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर ओवर EEP हो जाता है। वो कौन सा एरिया है EEP वाला? ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे हो जाता है हाई प्रेशर। इट इज़ काउंटर पार्ट ऑफ एल नीनो, जिसे कि लिटिल बॉय और चाइल्ड और क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, विच इज कैरेक्टराइज बाई द अनयूजुअली वार्म्स SSTs इन EEP एंड कॉज सप्रेस्ड मानसून। तो मानसून इससे सप्रेस हो जाता है। तो ला नीना जो और अल नीना दोनों जो एक साथ होते हैं, जिसमें कोल्ड एंड वार्म फेजेज चलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनसो। तो ये होता है एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन, इसको हम बोलते हैं ना। तो ये होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। एल नीनो एंड ला नीना का 4 से 5 साल में होते रहते हैं ये। एल नीनो इज मोर फ्रिक्वेंट देन ला नीना। अब इम्पैक्ट ऑफ ला नीना देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ला नीना के इम्पैक्ट में बेटर मानसून आ जाता है इंडिया के अंदर। फ्रीक्वेंट जो इंटेंस हरिकेन्स और साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं अटलांटिक ओशन के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, और इसकी वजह से ड्रॉट जैसी सिचुएशन पेरू और इक्वेडोर के अंदर आ जाती है। हैवी फ्लड्स वगैरह भी आ जाती हैं कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। हाई टेम्परेचर इन वेस्टर्न पैसिफिक इंडियन ओशन ऑफ सोमालियन जो कोस्ट होता है पाया जाता है। अब हम देखते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है।
आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं तो जो आर्कटिक रीजन है वो वर्ल्ड की तुलना में 4 गुना तेज़ी से हीटिंग अप उसकी ज़्यादा होती है, इसे बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, रेफर करता है एनहेंसमेंट ऑफ द नॉन नियर सर्फिशियल एयर टेम्परेचर। नियर सरफेस एयर टेम्परेचर जो होता है इनहेंसमेंट हो जाता है चेंज ओवर द आर्कटिक रिलेटेड टू द लोअर लैटिट्यूड्स की तुलना में। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आइस एल्बेडो फीडबैक हो गया, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक एंड ओशन हीट ट्रांसपोर्ट आर द प्राइमरी कॉज ऑफ ए। तो ये सभी रीजन्स होते हैं, प्राइमरी कॉज होते हैं ए के पीछे। इम्पैक्ट की यदि हम बात करें तो इससे फौना जो होता है वो अफेक्ट होता है, स्पेशली जो पोलर बियर्स होते हैं, वेल्स होती हैं और जो सील्स होते हैं। वुड ओपन अप न्यू ट्रेड रूट्स, ठीक है, और इससे नई ट्रेड रूट्स भी खुल सकते हैं, है ना। वुड फैसिलिटेट फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का फर्दर एक्सट्रैक्शन इसकी वजह से हो सकता है। अभी लाइक रशिया जो है वो एक तरह से अपना नॉर्थ के डायरेक्शन को भी यूज में लेने की सोच रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, और वहाँ पे मिशन वगैरह भी चल रहे हैं काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह के, तो वो सब चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं स्टीव के बारे में। स्टीव क्या है, स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट। तो आपको पता है अरोरा के बारे में, अरोरा क्या होता है, तो ये अरोरा लाइक फिनोमिना होता है जिसमें पर्पल स्ट्रिक ऑफ लाइट निकलती है। तो अरोरा तो किसकी वजह से होता है, अरोरा तो होता है इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ सोलर विंड विद एटम्स ऑफ अपर एटमॉस्फेयर की वजह से अरोरा आता है। जो अरोरा होता है आकाश प्राइमरी इन द हाई लैटिट्यूड्स के अंदर होता है, बहुत हेमिस्फीयर में हाई लैटिट्यूड के ऊपर अरोरा होता है, ये हम देखते हैं। वहीं पे जो स्टीव होता है, अपीयर्स होता है स्लाइटली लोअर इन द एटमॉस्फेयर अनलाइक द टिपिकल अरोराज। तो टिपिकल अरोराज की तुलना में स्लाइटली लोअर इन द एटमॉस्फेयर आपका स्टीव होता है। और फर्स्ट टाइम स्टीव 2017 में देखा गया था, तब से लगातार मतलब ओफन प्राय मतलब ये अब आता रहता है, ये है ना, दिखता रहता है। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व इन न्यूजीलैंड, कनाडा, अलास्का, यूके बिटवीन अक्टूबर टू फरवरी। अब जॉम्बी आइस की बात करते हैं हम। जॉम्बी आइस काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है अभी। तो ये क्या है, जॉम्बी आइस फ्रॉम मैसिव ग्रीनलैंड आइस शीट विल इवेंचुअली रेज ग्लोबल सी लेवल बाई एटलीस्ट 10 इंचेज। तो 10 इंच से बढ़ा देगा, है ना, सी लेवल को, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए। तो जिसे जॉम्बी या फिर डूम्ड आइस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक अटैच्ड थिकर प्लेट होती है, थिकर एरिया ऑफ आइस होता है, अटैच सीट होती है, बट इज नो लॉन्गर गेटिंग फेड अप। लेकिन इसको अब फीड नहीं मिल रही है, इसको एक तरह से ना फैट नहीं मिल पा रहा पीछे से इसे, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो इसके जो पेरेंट हैं वो एक तरह से रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं स्नो से। तो विदाउट रिप्लेनिशमेंट की वजह से जॉम्बी आइस इज मेल्टिंग फास्टर, काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है, और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है इस वजह से, और इससे जो है सी की जो लेवल्स है रेज होने की संभावना है, सी लेवल्स की। अब टोंगा वोल्केनो के बारे में हम देखते हैं कि क्या है टोंगा वोल्केनो। ये लास्ट है आज की हमारे एनालिसिस के अंदर, जो ये न्यूज इन शॉर्ट्स में लास्ट न्यूज है आपकी, टोंगा वोल्केनो। तो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी वोल्केनो इरप्शन इन टोंगा, जनवरी 2022 के अंदर टोंगा के अंदर जो इरप्शन हुआ है वोल्केनो का, वो कुल मिला के क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, और ओजोन का जो लेयर है उसके डिप्लीशन को भी ये बढ़ाएगा। जनरली होता क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, आप जानते हो, है ना। एज ए पार्टिकल्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं, फिर वो सनलाइट को रोकते हैं तो रेडिएशन नहीं आ पाता है, तो इस वजह से कूलिंग होती है जनरली। लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है ना। एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर्स को भी बढ़ा सकता है। तो यह हो क्या रहा है, अंडर वाटर इरप्शन ऑफ होंगा तोंगा होंगा होंगा तोंगा होंगा का जो ये इरप्शन हुआ है ना, इंजेक्टेड 146 ऑफ टेट्रा इसमें क्या हुआ है, टेराग्राम्स। तो इसमें पूरा दिखाया गया है कुछ 1 टेराग्राम्स इक्वल टू 1 ट्रिलियन ग्राम्स काइंड ऑफ, है ना, कुछ ऐसा ऐसा दिखाया गया है इसमें। तो 1 टेराग्राम इक्वल्स टू ट्रिलियन ग्राम्स काइंड ऑफ, है ना। वाटर वेपर इसकी वजह से इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये गई है, जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है। तो एक्सेस स्ट्रेटोस्फीयर H2O विल परसिस्ट फॉर ईयर्स, कुड अफेक्ट स्ट्रेटोस्फेरिक केमिस्ट्री को बदल सकती है, डायनामिक्स को, और मे लीड टू सरफेस वार्मिंग जो है इसकी वजह से हो सकती है। तो इस तरह से हमने एनवायरनमेंट वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, और अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ डील करेंगे। तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं हम। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। धन्यवाद।